लास्ट क्लास जब हमारी हुई थी तो मैंने आपको टैली के बारे में थोड़ा बेसिक बताया था, ठीक है। अब हम उसे थोड़ा डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे। जैसे अकाउंटिंग की डेफिनेशन है ये लेखा शास्त्र की परिभाषा, ठीक है, डिफाइन तरीके से, ठीक है। तो थोड़ी सी डेफिनेशन है, थोड़ी थ्योरी है, पढ़ लेते हैं कि लेखांकन को आर्थिक डेटा की रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग, व्याख्या और सारांशित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। लेखांकन की शुरुआत व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करके कंपनी के निर्णय करने वालों को प्रभावी विकल्प उपलब्ध कराने में मदद करती है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि हम जो काम अकाउंटिंग अकाउंट्स यानी जो काम हम मैनुअली कर रहे हैं उसे हमें टैली में करना सीखना है। तो आर्थिक डेटा हमारा वही होता है कि जो काम हम कॉपी पेन से कॉपी वगैरह में कर रहे हैं उसे हमें कंप्यूटर में करना है, ठीक है, वही चीज है। और वित्तीय स्थिति के बारे में, अब जैसा कि मैंने आपको जब हमारी क्लास हुई थी तो मैंने आपको P&L अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट सबके बारे में बताया था। तो ये सारी चीजें वही हैं जो हमें कंपनी की वित्तीय स्थिति में को वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करने में मदद करती है, हमें समझाती है कि हमारी कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसी है, ठीक है। आज लेखांकन सभी द्वारा उपयोग किया जाता है। तो ये मैंने आपको अच्छे से बताया था कि टैली के 10 लाख से भी कहीं ज्यादा यूजर्स है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि टैली 90 प्लस कंट्रीज में यूज होता है। देखो यहाँ सिर्फ एक टैली ही नहीं, अकाउंटिंग के और भी सॉफ्टवेयर है, सिर्फ टैली ही नहीं है। बट टैली को सबसे ज्यादा यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि वो एक सिंपल है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पावर ऑफ सिंप्लिसिटी के नाम से जाना जाता है टैली को, कि टैली में जो काम करना है वो बहुत ईजी है। जैसे अगर हम किसी, आप सभी जानते हैं कि आज अगर हम हमारे फोन में भी कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो हम जिस ऐप में काम करना थोड़ा हमें डिफिकल्ट लगता है, हम और हमारे पास एक दूसरा ऐप हो जिसमें हम काम भी कर सकते हैं, मतलब जिसमें हम देखें करें जो भी यूज करें उस ऐप का, वो अगर हम इजीली कर पा रहे हैं तो हम उसको ज्यादा पसंद करेंगे ना। तो टैली में क्या है कि आप है ना बहुत, मतलब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज्यादा कुछ सीखना नहीं है। जैसे जो बेसिक चीज है, अगर आप ज्यादा डिटेल में अगर आप टैली बेसिक भी सीख लेते हैं तो आप उसमें एंट्रीज कर सकते हैं। एक प्रॉपर टैली प्राइम या टैली RP9 का कोर्स आप नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ टैली बेसिक भी कर रहे हैं तो आप उसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं, लेखांकन को कुशलता से समझने के लिए लेखांकन को कुशलता से समझने के लिए लेखांकन के पहलुओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें अभी हमारा जो बेसिक तो चल ही रहा है, तो मैंने कल आपको अपने तरीके से बताया था, आज हम सेम चीज को स्लाइड से समझेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक, कि जो हमारा अकाउंटिंग है उसके क्या क्या बेनिफिट है, ठीक है। देखो और देखते हैं, देखो इकोनॉमिक इवेंट्स यानी आर्थिक घटनाएं, यह एक कंपनी के कार्य परिणाम है जिसमें मौद्रिक लेन देन शामिल होते हैं, जैसे कि नई मशीनरी खरीदना, परिवहन, मशीन स्थापना को साइट पर आदि, ठीक है। तो आर्थिक घटनाएं क्या होती है कि जहां आपका वित्तीय लेन देन हो रहा है। तो जैसे जो नॉन इकोनॉमिक जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो हम टैली में नहीं लिखते हैं, मतलब हम वही ट्रांजेक्शन जहां मतलब लेन देन हुआ हो, या तो पैसा गया हो या पैसा आया हो, हम उसी की एंट्री उसमें करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा खरीदना, परिवहन, मशीन स्थापना, तो आर्थिक घटनाओं से मतलब क्या होता है कि कंपनी के कार्य के परिणाम है जिसमें मौद्रिक लेन देन शामिल है। मौद्रिक लेन देन यानी पैसों से कनेक्टेड, यानी हमारे पैसे लेन देन, पैसे जा रहे हो या पैसे आ रहे हो। जैसे अगर हम मशीनरी खरीद रहे हैं, ठीक है, अगर कोई मशीन खरीद रहे हैं तो मशीन हमारे व्यापार में आ रही है और कैश बाहर जा रहा है, ठीक है। परिवहन या मान लो अगर हमने कोई व्हीकल खरीदा है तो सेम चीज है। या अगर हमारा कोई बिजनेस है, ठीक है, व्हीकल वगैरह का, और हम अगर बिजनेस मतलब अगर कोई कार या कुछ भी व्हीकल अगर हम बेच रहे हैं तो हमारे पास से माल जाएगा और कैश आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है पहचान, मापन, रिकॉर्डिंग और संचार, ठीक है। तो लेखांकन प्रणाली को इस तरह से रेखांकित किया जाना चाहिए कि सही डेटा की पहचान, माप, रिकॉर्डिंग और सही व्यक्ति के लिए और सही समय पर संवाद किया जा सके। देखो इसका मतलब क्या है
कि हम एंट्रीज इतने सही तरीके से करें कि हमने तो एंट्रीज की ही है, हमारे अलावा भी अगर कोई और उन एंट्रीज को देखे तो वो उन्हें समझ सके। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आज अगर मैं किसी कंपनी में जॉब कर रही हूँ, मेरे बनाए हुए मैंने एंट्रीज किए, मैंने अकाउंट्स को मेंटेन किया है, कल को मैं उस कंपनी को छोड़ के चले जाती हूँ और मेरी जगह कोई और अकाउंटेंट आता है, तो मेरी एंट्रीज इस तरह से होनी चाहिए ना। मान लो मैंने ट्रांजेक्शन देखे, मान लो कोई उधार का ट्रांजेक्शन है किसी व्यक्ति से, सेल परचेज का कोई ट्रांजेक्शन चल रहा है, काफी टाइम से चल रहा है, अब आज वो व्यक्ति अगर पेमेंट के लिए आया है, ठीक है, तो मेरे जो एंट्रीज है वो इस तरह से तो होनी चाहिए ना कि जो व्यक्ति अभी रिसेंटली आया है वो मेरी एंट्रीज देखकर ये समझ पाए कि मेरी एंट्रीज सही है। मतलब एंट्रीज प्रॉपर इतने अच्छे तरीके से डेट वाइज करना, जैसे डेट वाइज करिए, ठीक है, एक ग्रुपिंग सही डालिए, क्योंकि क्या होता है ना, ग्रुप में अगर आप ग्रुप गलत डाल देते हैं तो आपका, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ग्रुप डाल देंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि वो अमाउंट उसमें ऐड हो जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मान लीजिए अगर कोई और अकाउंटेंट आता है और अगर वो आपके यूज करता है, आपके अकाउंट्स को देखता है, तो उसे देखकर ये पता चल जाना चाहिए कि आपकी जो एंट्रीज थे कि हाँ क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, कैसे हुआ है। जैसे काफी सारी एंट्रीज होती हैं, जैसे माल खरीदने की, मान लो कोई डिफेक्टेड माल आ गया उसको हमने वापस कर दिया, ठीक है। उसके अलावा अदर काफी एंट्रीज होती हैं, आप कोई सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, आपने कुछ परचेज कर लिया, कुछ सेल कर दिया, कोई एसेट्स खरीद ली है, ठीक है, कुछ एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया है, कुछ इनकम्स हुई है। तो ये सारी एंट्रीज एक प्रॉपर तरीके से आपको करनी चाहिए, जिससे क्या देखो सही व्यक्ति के लिए और सही समय पर संवाद किया जा सके, कि यानी अगर मान लो कोई पेमेंट करने आया है या हमें अगर पेमेंट करनी है तो हम उसे देखकर ठीक से समझ सके कि एग्जैक्टली हमारी एंट्रीज के अकॉर्डिंग कि हमारा कितना अमाउंट बनता है, हमें किसको क्या पेमेंट करनी है, किससे क्या पेमेंट प्राप्त करनी है, ठीक है। तो देखो आप एंट्री कर रहे हो तो आपको तो पता ही है कि आपने क्या एंट्री की है, बट एक तरीका वो होना चाहिए कि आपके अलावा अगर और कोई अकाउंटेंट भी अगर आपकी एंट्रीज को चेक करे तो उसको वो वैसे ही समझ में आनी चाहिए जैसे आपको समझ में आ रही है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि टैली में काम करने के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, अगर हम उनको फॉलो करके काम करेंगे तो यही चीज होगी कि हमारे अलावा अगर और कोई भी हमारी एंट्रीज देखेगा और कोई भी हमारे अकाउंट्स देखेगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में कि आपने कैसे काम किया या क्या क्या काम हुआ है कंपनी में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। संगठन में गतिविधियों के आकार और एक व्यावसायिक संचालन के स्तर को संदर्भित करता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि चाहे बिजनेस छोटा हो चाहे बिजनेस बड़ा हो, एक ऑर्गेनाइजेशन यानी एक संगठन के अंडर काम करता है, ठीक है। जैसे हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, एक ओनर होता है या फिर हमारे कस्टमर्स होते हैं, तो एक ये एक हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक संगठन होता है। तो हर व्यवसाय संगठन के अंदर ही कार्य करता है। तो यहाँ पे हमें संगठन के बारे में बताया है, ठीक है। ज्यादा कोई खास बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटी सी लाइन है बस, ठीक है। नेक्स्ट है सूचना के इच्छुक उपयोगकर्ता, यानी यह ग्राहकों को महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी प्रेषित करने के बारे में है, जिस बताया गया है कि हमें कस्टमर्स को हमारे जो प्रोडक्ट की सही जानकारी देनी चाहिए। हालांकि ऐसा कोई नहीं करता है, ये रियलिटी है कि सब लोग अपने माल को सेल करने के हिसाब से सोचते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि हमारे कस्टमर्स को उसकी रियल चीजें बताई जाए। जैसे अगर मान लो मैं कोई रियल से आता है, अगर मैं मान लो किसी स्टोर पे जाकर बोलूँ कि मुझे रियल का फ्रूट चाहिए, ठीक है, और फिर मैं बोलूँ कि इसमें कोई कमी तो नहीं है, तो क्या वो मुझे बताएंगे कि नहीं इसमें तो कोई ऐसे बोलता है कि इसमें बहुत ज्यादा शुगर मिली हुई है? नहीं बोलते, सब बोलते नहीं नहीं नेचुरल फ्रूट से, ये नेचुरल फ्रूट से बने हुए हैं, ठीक है। आप इसे यूज करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आप दोबारा लेने आएंगे, ये वो, बट वो रियलिटी नहीं बताते। जबकि आप और मैं सभी जानते हैं कि जो मार्केट से जो मिलता है वो हमारे नेचुरल फ्रूट से नहीं बने हुए होते, उसमें बहुत ज्यादा शुगर ऐड होती है। जबकि जो नेचुरल फ्रूट होते हैं उनमें इतनी शुगर नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि हम अगर हमारे कस्टमर्स को हमें जो रियलिटी है हमारे प्रोडक्ट की वो बता के उसको सेल करना चाहिए। जो हमारा जो मतलब जितना भी हमारा उस पर खर्चा हुआ है वो भी आप बता सकते हैं, या जो प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है आप क्या सेल कर रहे हैं, उसके बारे में सही जानकारी अपने कस्टमर को हमें प्रोवाइड करानी चाहिए, ये है, ठीक है।
हाँ, लेखांकन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक व्यवहारों को अभिलेखन कर इनसे निर्णय हेतु उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लेखांकन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वही यही है कि जो काम हम मैन्युअली कर रहे हैं उसे हम कंप्यूटर पे कर सकें। ठीक है, और जो हमारे कंपनी के ओनर्स हैं उनको हम निर्णय कराने में सुविधा प्रदान कर सके। जैसे कि जैसे हमारी बैलेंस शीट है, हमारे P&L अकाउंट है, इनको देखकर उन्हें पता चलता है, मतलब हमारा जो स्टॉक होता है उनको देखकर उन्हें ये चीज अच्छे से समझ में आ जाती है कि जो हमारे व्यवसाय में किस प्रोडक्ट का, जैसे आज हमारा स्टॉक है तो जब हम कोई माल सेल करते हैं तो हम उसकी एंट्री करते हैं, हम कोई माल परचेज करके लाते हैं तो हम उसकी भी एंट्री करते हैं। तो हम उसे देखकर ये पता कर सकते हैं ना कि हमारे किस ब्रांड का माल ज्यादा सेल हो रहा है, लोग किस चीज को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, या अगर हमारे हम कुछ गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है तो हम उसे सुधारें। तो कंपनी के ओनर को निर्णय हेतु उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध कराता है। ठीक है, क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट टॉपिक है, ये कुछ उद्देश्य है कि समस्त आर्थिक व्यवहारों का लेखांकन, ये सेम वही चीज है कि लेखांकन का प्रथम उद्देश्य लेखा पुस्तकों में समस्त लेखा व्यवहारों को लेखा करना, यानी वही सेम चीज कि जो हमारी मतलब जो शीट होती है यानी उसके अंदर हमें एंट्रीज करनी है, लेखा व्यवहार, वो हिंदी में, शुद्ध हिंदी में वही चीज है कि आप जो काम कंप्यूटर में जो कॉपियों में कर रहे हैं वो हमें कंप्यूटर में करना है। ठीक है, और ये मैंने आपको कल भी बताया था कि इससे क्या होता है, अशुद्धि एवं गबन की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो टैली है वो डबल एंट्री सिस्टम के अंडर काम करता है, तो मिस्टेक्स के चांसेस ना बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, और फिर आपको पता है कि कंप्यूटर्स में कैलकुलेशन वगैरह में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, गलत होती है तो ज्यादा से ज्यादा हमारी कमांड गलत हो सकती है, बट उसकी कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होती है। ठीक है, तथा उचित लेखांकन प्रक्रिया अपनाने से अशुद्धियों एवं गबन को आसानी से पकड़ा जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि टैली का अपना एक प्रोसेसिंग सिस्टम है, आप उस हिसाब से काम करें। ठीक है, तो लेखांकन ये वही चीज है कि उचित लेखांकन प्रक्रिया, अगर आप सही तरीके से टैली के अंदर काम कर रहे हैं तो आप अपनी मिस्टेक्स, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप उन्हें आप सुधार सकते हैं, आपको पता चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ कि अगर बाई चांस मान लो मैंने कोई ग्रुपिंग गलत डाल दी है, ठीक है, तो मेरा जो ट्रायल बैलेंस होगा यानी जो मेरा P&L अकाउंट होगा, सीधी सी बात है वो उस पे वो इफेक्ट पड़ेगा उस चीज का। तो अगर मैंने एंट्री सही की है तो मैं उसको देख कर पता कर सकती हूँ कि मेरे से कुछ गलती हो गई है। देखो ये जो थ्योरी है ये तो इतनी शुद्ध हिंदी में ही है, बाकी मैं आपको मेरी लोकल लैंग्वेज में समझा रही हूँ तो वो तो आपको इजीली से समझ में आ ही रही होगी। बाकी ये तो जो किताबी लैंग्वेज होती है वो तो ऐसी होती है, तो आपको थोड़ा इसको भी तो पढ़ना होगा ना, तो मैं इसको समझा रही हूँ, थोड़ा सा इसको पढ़ाती हूँ, बाकी मैं मेरी लोकल लैंग्वेज में एक नॉर्मल एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझा रही हूँ। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि गबन की संभावना कम, यानी गलतियों की संभावनाएं कम हो जाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा लाभ हानि का निर्धारण करना। प्रत्येक व्यवसाय सामान्यतः लाभ कमाने के उद्देश्य से चलाया जाता है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अगर हम कोई भी व्यवसाय को स्टार्ट करते हैं तो इसलिए ही करते हैं कि हमें प्रॉफिट हो, हमें लाभ मिले, हमारी इनकम अच्छी हो। ठीक है, अतः प्रत्येक व्यवसायी यह जानना चाहता है कि एक निश्चित अवधि के दौरान व्यवसाय से उसे लाभ हुआ है तथा हानि हुई है। तो ये हमारे जो यहाँ पे इसके इसमें हमें P&L अकाउंट के बारे में बताया गया है। तो देखो मैंने आपको जैसे कल बताया था कि लाभ और हानि एक निश्चित अवधि के दौरान कि व्यवसाय में लाभ हुआ है या हानि हुई है, ये पता करने के लिए हमारे पास एक P&L अकाउंट होता है। ठीक है, उससे हमें ये आसानी से पता चल जाता है कि जो हमारा कंपनी की जो कंडीशन है उसमें कितना लाभ हो रहा है और कितनी हानि हो रही है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बताया गया, इसमें लाभ हानि का जो निर्धारण करना होता है। ठीक है, इसके लिए लेखा पुस्तकों में दर्ज व्यवहारों के आधार पर लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लाभ हानि खाता हो चाहे बैलेंस शीट हो, बैलेंस शीट के बारे में भी मैंने आपको बताया था, बैलेंस शीट यानी चिट्ठा उसको बोलते हैं हिंदी में, और जो हमारा P&L अकाउंट होता है यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता जो होता है वो हमारी एंट्रीज के बेस पे तैयार होता है, यानी जो हम एंट्रीज करते हैं उसी के हिसाब से वो
क्रिएट होता है। तो इसमें यही बताया गया है कि आपकी लेखा पुस्तकों में दर्ज व्यवहारों का मतलब यहाँ एंट्री से है, आधार पर ही आपका लाभ हानि खाता तैयार होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी एंट्री सही है तो आपकी बैलेंस शीट और P&L अकाउंट में एक सही अमाउंट शो होगा। ठीक है। इस प्रकार लेखांकन का एक प्रमुख उद्देश्य लाभ हानि का निर्धारण करना भी है। तो यहाँ हम अभी लाभ हानि के अकाउंटिंग के जो टैली में जो हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं उसके उद्देश्य पढ़ रहे हैं कि हमें क्यों करनी चाहिए। जैसे मैंने पहला तो आपको बताया था कि जो हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही है कि जो काम हम मैन्युअली कर रहे हैं उसको हम कंप्यूटर पे करें, और दूसरा हमारा ये लाभ हानि का निर्धारण करना। ठीक है। होप तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी समझने में। बाकी अगर आप आ रही है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, मैसेज या अनम्यूट करके, जैसे भी आपको ठीक लगे। नेक्स्ट है हमारा वित्तीय स्थिति का चित्रण करना। तो लेखांकन का एक प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय की वास्तविक आर्थिक स्थिति का चित्रण करना है। चिट्ठे के द्वारा यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो मैंने बैलेंस शीट यानी चिट्ठे के बारे में आपको कल बताया था कि लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि वास्तविक आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति कैसे होती है कि असेट्स और लायबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारे पास हमारी संपत्ति कितनी है, हमारी जिम्मेदारियां कितनी है। ठीक है। तो वो हमें कैसे पता चलती है? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, एक होती है असेट्स यानी संपत्ति और एक होती है लायबिलिटीज यानी दायित्व जिम्मेदारियां हमारी। ठीक है। तो उसका एक प्रमुख उद्देश्य है कि हम आर्थिक स्थिति का चित्रण करें। तो चिट्ठे के द्वारा ये जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि व्यवसाय में विनियोजित धन का उपयोग किन किन चल व अचल संपत्तियों में किया गया है। वो कैसे कि मतलब ये बैलेंस शीट से हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास कैश कितना है, क्योंकि वो हमारी संपत्ति में आता है ना। प्लस हमारे पास स्टॉक कितना है, हमने कितने का माल सेल किया है, क्योंकि सेल अगर हम माल सेल करते हैं तो हमारा कैश बढ़ जाता है। अगर हमने उधार में कर दिया तो हमारे डेटर्स बढ़ जाते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारी बैलेंस शीट है वो हमें कंपनी की आर्थिक स्थिति के बारे में बताती है, क्योंकि उसमें क्या होता है एक साइड हमारी संपत्ति होती है और एक साइड हमारे दायित्व होते हैं। ठीक है। तो हमें बैलेंस शीट से ये भी पता चलता है कि जो हमारे पैसे हैं यानी एक कंपनी की जो कैपिटल यानी जो पूंजी होती है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हुई है। ठीक है। क्योंकि उसमें लाइबिलिटीज पक्ष भी दिया होता है और असेट्स पक्ष भी दिया होता है, तथा वह धन कहाँ कहाँ से प्राप्त किया गया। क्योंकि अगर हम कोई माल, यस सर। प्रिया, यस सर। प्रिया आवाज आ रहा है मेरा? हाँ यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर। आवाज आ रहा है मेरा प्रिया? हाँ सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। किसी ने मैसेज में लिखा है कि इतनी शुद्ध हिंदी समझ में नहीं आ रही है, थोड़ी सी अंग्रेजी मिक्स करके समझाओ। तो कुछ कुछ जो वर्ड है ना, जिसने भी ये पॉइंट लिखा है वो थोड़ा सा बताएंगे ये आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है? सर अगर आप बताएंगे तो डिटेल्स में तो फिर नहीं प्रिया को सर। समझाने में आसानी होगी। हाँ सर, मैंने पढ़ लिया था, मैंने बोला भी था कि मिक्सिंग से मीन्स लोकल लैंग्वेज मिक्स करके बतानी है या इंग्लिश मिक्स करनी है। हाँ वही प्रिया प्रिया मैं वही मैम समझना चाह इंग्लिश रहा हूँ मिक्स कि कर दो हिंदी जो थोड़ा बहुत, क्या? थोड़ा इंग्लिश मिक्स कर दें। जहाँ शुद्ध हिंदी आती है ना, शुद्ध हिंदी समझ में कम आती है। हाँ हमारी में यही आ रही है कि हमें तो इसी से कोई आपत्ति नहीं है कि इसी में समझा सकते तो अच्छी बात है, क्योंकि आप इसको अपनी मतलब जो सामान्य लैंग्वेज है उसको आप ट्रांसफर कर लिया, अच्छी बात है। आप इसी तरह से कंटिन्यू रखें तो बहुत बढ़िया है। ठीक है प्रिया, आप मिक्स करके समझा दो एक बार। ओके सर। सर मैं कोशिश करूंगी कि आगे से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ठीक है, जैसे चिट्ठा आप बता रहे हो उसको बैलेंस शीट में बताओ, क्रेडिट डेबिट जो भी है ना, इंग्लिश टर्म्स जो है ना, इंग्लिश टर्म्स उसको पकड़ो। ठीक है। ओके सर। देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे दो पक्ष होते हैं, एक लाइबिलिटीज और एक असेट्स। तो दोनों साइड जो अमाउंट होता है वो कैसे होता है कि एक डेटर्स क्रेडिटर्स यानी देनदार लेनदार। ठीक है। तो असेट साइड हमारे देनदार, देनदार कौन होते हैं? जैसे मैंने शायद आपको देनदार लेनदार के बारे में बताया नहीं है। देनदार यानी डेटर्स और लेनदार यानी क्रेडिटर। तो जो हमें पैसे देंगे वो हमारे डेटर्स होते हैं और जो हमसे पैसे लेंगे वो हमारे क्रेडिटर होते हैं यानी हमारे लेनदार होते हैं। ठीक है।
अब कैसे, जैसे मान लीजिए डेटर्स क्रेडिटर्स क्रिएट होने के लिए पहले ये चीज होती है कि आपका ट्रांजेक्शन उधार में हुआ हो। अगर आपका ट्रांजेक्शन नगद में हो रखा होता है तो डेटर्स क्रेडिटर वाली चीज क्रिएट ही नहीं होती है। ठीक है, वो कैसे, मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे आपको पता है कि अगर हम कोई ट्रांजेक्शन कैश में करते हैं, यानी अगर मैंने माल खरीदा, कोई स्टॉक या कोई भी गुड्स मैंने अगर ले लिया है, ठीक है, परचेज कर लिए, और फिर अगर मैंने माल को सेल किया या कैश दिया है, तो आप एक बात बताइए, अगर आपका खुद का बिजनेस है, ठीक है, और अगर आप कोई माल सेल कर रहे हैं, ठीक है, और आपके पास कैश आ गया है, तो आपके लिए मैटर करता है कि आपने किसको माल बेचा है? नहीं करता है ना। अगर हमारे पास कैश आ गया, हमने माल दिया, हमारे पास कैश आ गया, ट्रांजेक्शन क्लोज। हम किसी व्यक्ति की डिटेल्स तब लेते हैं जब हमने ट्रांजेक्शन उधार में किया हो, यानी अगर उधार में बेचा हो, यानी कि हमें उससे पैसे लेने हैं, ठीक है, और अगर हमने उधार में खरीदा है तो हमें पैसे देने हैं। इसलिए हम किसी व्यक्ति की डिटेल्स रखते हैं कि हमें आगे उसमें ट्रांजेक्शन हमारा क्या कंप्लीट नहीं हुआ होता है, कि अगर हमने माल खरीद लिया है तो इसका मतलब क्या है, माल खरीद लिया तो हमें कैश देना है, हमने कैश दिया नहीं है। तो एक बात का ध्यान रखना कि डेटर्स क्रेडिटर चीज ये हमें तभी मेंशन करना होता है, अकाउंट तभी क्रिएट होते हैं ये जब आपका ट्रांजेक्शन कैसे हुआ हो, उधार में हुआ हो। अगर आपका ट्रांजेक्शन नगद में हो रखा होता है तो हम डायरेक्ट कैश से एंट्री करते हैं, यानी हमें डेटर्स और क्रेडिटर दिखाने यानी शो करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है, बाकी डेटर्स क्रेडिटर के बारे में हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, एंट्रीज करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवसाय पर प्रभावी नियंत्रण। ठीक है, तो लेखांकन के माध्यम से व्यवसाय के उत्पादन, लागत, विक्रय, लाभ, हानि इत्यादि से संबंधित समंक प्राप्त किए जा सकते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो टैली होता है उसके अंदर हमारे स्टॉक, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, डे बुक, ये जो सारी चीजें होती है इनसे हमें क्या क्या पता चल सकता है। जैसा मैंने आपको बताया कि एंट्री से, अगर मान लीजिए उत्पादन, जैसे आपको पता है कि बिजनेस होते हैं हमारे, तीन होते हैं, एक होता है हमारा सर्विस, ठीक है, एक होता है हमारा ट्रेडिंग और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग। उत्पादन वाली जो चीज आती है, यानी आप बना रहे हैं, उत्पादित कर रहे हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं, तो वो चीज हमारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंडर आती है। ठीक है, अगर आपका कोई चीज बन रही है, कैसे, जैसे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपको इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझा देती हूँ कि हमारी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, जिसमें हम सिर्फ सुविधाएं प्रदान करते हैं, यानी ना तो हम कुछ खरीदते हैं ना हम कुछ बेचते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सुविधाएं प्रदान करके अर्निंग्स करते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग हमारा कौन सा होता है, जहां हम माल खरीदते हैं, यानी हम एक पक्ष से माल खरीदते हैं और दूसरे पक्ष को सेल कर देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, ज्यादातर आजकल हमारे वो ही बिजनेस होते हैं। कैसे, जैसे मेडिकल स्टोर हो गया, हम दवाइयां वो भी कहीं से लाते हैं और हमें बेच देते हैं। जनरल स्टोर हो गया, फुटवियर हो गई, या गारमेंट्स की शॉप हो गई, ये सब ट्रेडिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है कि वो रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, यानी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो सामान यूज होता है वो उसको खरीदते हैं और फिर प्रोडक्ट बना के सेल करते हैं। ठीक है, वो मैन्युफैक्चरर होते हैं, यानी जो उत्पादित करते हैं, जो खुद बनाते हैं। एक होते हैं बना बनाया खरीदते हैं और सेल करते हैं, वो ट्रेडर्स होते हैं, वो ट्रेडिंग का बिजनेस होता है। और सर्विस के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि ना तो कुछ खरीदा जाता है ना कुछ बेचा जाता है, सिर्फ सुविधाएं प्रदान की जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों के बारे में बताया है, तो आप मुझे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एग्जाम्पल दीजिए कि ये बिजनेस सर्विस के अंडर आता है। जैसा मैंने आपको बताया है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इसके अंदर कौन से बिजनेस आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप मुझे एग्जांपल दीजिए कि मैम ये बिजनेस इसके अंडर आ सकता है। बहुत बेसिक्स का क्वेश्चन है। मैम जो पैकिंग के टॉयज आते हैं उन्हों की पैकिंग वाली वो नहीं आती है? मतलब अगर हम पैकिंग करते हैं, मतलब प्रोडक्ट की पैकिंग करते हैं यूं? नो मैम, जो टॉयज जिसमें डाले जाते हैं, पैकिंग करने वाला वो बॉक्स होता है। हाँ, एक तो उनका मतलब, एक तो उनका अलग अलग से वो पार्ट खरीदने पड़ते हैं, और एक बना बनाया मिलता है, जैसे कि पूरा बना बनाया सेट मिल गया, उसमें सिर्फ आपको टॉयज धरने हैं और बाकी के सेल करने हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो ये तो ट्रेडिंग हो गया ना, कि हमने खरीदा और बेचा। मैन्युफैक्चरिंग अलग हो गया। मैं आपसे सर्विस का पूछ रही हूँ कि जहाँ पे हमें मतलब कुछ खरीदना नहीं है, कुछ बेचना नहीं है, सिर्फ हमारी सुविधाएं प्रदान करवानी है और उससे अर्निंग्स करनी है, सुविधाओं से।
यानी ना तो आपने कुछ खरीदा है, ना आपने कुछ बेचा है, फिर भी आपकी इनकम हो रही है। तो ऐसे बहुत से बेसिक लाइफ में एग्जाम्पल है, इवन हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ई मित्र, अगर आज हम ई मित्र के शॉप पे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे लिए फॉर्म फिल कर दिया, या अगर हमारा कोई फॉर्म के अलावा अगर हमारे लिए हमें कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट, जैसे नहीं होता है पैन कार्ड वगैरह बना दिया, मूल निवास वगैरह बना दिया, तो वो क्या करते हैं हमसे, हम कुछ सेल करते हैं, कुछ परचेज करते हैं, कुछ नहीं करते ना, अपनी सुविधाएं देते हैं, हमें सुविधाएं प्रदान करके अर्निंग्स करते हैं अपनी। ठीक है, जैसे एक होटल हो गया, होटल में हम क्या करते हैं, जाते हैं, स्टे करते हैं, वापस आ जाते हैं। तो वो उन्होंने होटल हमें बेचा नहीं ना, हमने होटल खरीदा, लेकिन हमने क्या किया, सुविधाएं, उन्होंने सुविधाएं प्रदान की और हमने उन्होंने उससे अपनी अर्निंग्स की। फॉर एग्जाम्पल टेंट का जो सामान होता है, शादी फंक्शन सबके घर में आता है, हम उसका क्या करते हैं, वो हमारे घर में आता है, ठीक है, हम उसका यूज करते हैं और उसे वापस दे देते हैं। तो हमने उसे खरीदा नहीं, उन्होंने उसे बेचा नहीं। कितने एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में आज अगर हम दवाइयां खरीदते हैं, तो जो हमारी दवाइयां खरीदना है वो हमारे ट्रेडिंग के अंडर आ गया, क्योंकि सामने वाले ने भी कहीं से, जब मान लो कोई मेडिकल स्टोर है तो वहां पे हम जाते हैं, तो वो भी कहीं से दवाइयां खरीद के लाए, उन्होंने हमें बेच दी, हमने खरीद ली, ठीक है। लेकिन डॉक्टर, डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर कुछ खरीदते बेचते नहीं। आज अगर वो हमारा चेकअप कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। यानी ना तो कुछ खरीदना है ना बेचना है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे टीचर्स होते हैं, टीचर्स भी क्या कर, कुछ खरीदते बेचते थोड़ी ना है। वैसे तो एजुकेशन आजकल बिजनेस हो गया है, बट हम ऐसा कह नहीं सकते क्योंकि वो सुविधाएं प्रदान कराते हैं, अब हमें पढ़ाते हैं, ठीक है। कुछ ट्रेडिंग जैसा, कुछ देखो, ट्रेडिंग में वो चीज आती है जहाँ लेन देन हो, कुछ खरीदा बेचा गया हो। सर्विस में कुछ खरीदना नहीं है, कुछ नहीं बेचना है, सिर्फ सुविधाएं। अब जैसे वो हमें पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो ये सब सर्विस के अंडर आती है। ट्रेडिंग के तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है आजकल, हर घर दुकान के वहां कोई ना कोई दुकान होती है, हर घर के आगे पीछे, तो सब ट्रेडिंग के अंडर है। कुछ खरीदा कुछ बेचा, उन्होंने किसी और से खरीदा, उन्होंने आपको बेच दिया। एक मैन्युफैक्चरर होता है, तो मैन्युफैक्चरर के बारे में मैंने आपको बताया कि वो रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल खरीदते हैं, फिर उसको बनाकर, यानी जैसा उन्होंने खरीदा उसका परिवर्तित रूप बेचते हैं, ठीक है, उसे बनाकर। तो इसके एग्जाम, हाँ हाँ, ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है, सर्विस बिजनेस क्या होता है, ये आपको बताना है। ट्रेडिंग बिजनेस मैम, जैसे लाइक जैसे वो होते हैं ना सर, वो फर्नीचर वाले होते हैं जो बेड वगैरह बने बनाए लाते हैं और बेचते हैं। जैसे फाइबर स्ट्रीट, जैसे हमारा एक शोरूम है मैम, हम बने बनाए बेड लाते हैं, सोफा सेट लाते हैं और उनको बेचते हैं, ये ट्रेडिंग्स हो गया। और एग्जांपल बताओ। और अलग हो, हाँ, ट्रेडिंग बिजनेस के एग्जांपल और बताओ सर। एक तो यही हो गया, और सेकंड जैसे लाइक शोरूम वाले होते हैं मैम, जैसे शोरूम वाले प्लास्टिक की चीजें लाते हैं, मान ले कुर्सी ले आए और अलग टेबल्स ले आए, तो वो भी ट्रेडर्स में आ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में जैसे हम खुद की अलमारी बनाते हैं, हम खुद क्रिएट करते हैं, सामान लाते हैं, चादर लाते हैं, उनको अलमारी बना क्रिएट करके बेचते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है। और सर्विसिंग का आपने बता ही दिया है। ठीक, बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। सेम चीज है, देखो हर चीज कहीं ना कहीं बनती है। आज अगर ट्रेडर्स भी जिस चीज को सेल करते हैं, चाहे वो फूड प्रोडक्ट हो या फिर कैसे भी हो, जैसे कपड़ा भी है तो कहीं ना कहीं किसी जगह बनता है, ठीक है। अगर कोई फूड प्रोडक्ट है तो वो भी बनता है। तो एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, जैसे ब्रेड है, कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री में बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे साइकिल है, तो साइकिल के जैसे कुछ लोग, अगर हम किसी जगह पे मतलब किसी बड़ी शॉप पे जाते हैं तो कुछ लोग क्या बनी बनाई साइकिल बेचते हैं। लेकिन अगर हम कहीं और, अगर किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो कहीं से हैंडल, कहीं से सीट, कहीं से पहिए, मतलब सारी चीजों को अलग अलग, यानी जो अलग अलग जो हम सामान खरीद के लाते हैं वो हमारा हो गया रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। फिर उनको मिला के उनसे बना
जो वो साइकिल बेचते हैं, ठीक है, तो वो उनका कौन सा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो जाता है कि उन्होंने खरीदा कुछ और बेचा कुछ और। ट्रेडिंग में जैसा खरीदा जाता है वैसा ही बेचा जाता है। और सर्विस का तो आपको बताया ही था मैंने कि ना हाँ जी, तो कुछ खरीदा नहीं। जाता है ना। तो आपका कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस या ट्रेडिंग में से। अभी जहां तक अभी मैम ने जो स्लाइड करवाई है, इन स्लाइड में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो दोबारा से बताया जा सकता है। कोई क्वेश्चन, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हेलो मैम। हाँ हाँ जी, बोलिए। बताइए। मैम एक मैन्युफैक्चरिंग का मतलब 2-3 एग्जांपल देना। 2-3 एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने आपको साइकिल का बताया, मशीनरी जो होती है, ब्रेड बिस्किट, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी ना किसी फैक्ट्री में बनती ही है ना, डायरेक्ट पैकिंग होकर तो नहीं आती ना। आज हर चीज, आज अगर लैपटॉप है, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में भी जैसे लैपटॉप में तो इतनी चीजें नहीं होती है, बट कंप्यूटर का आपको पता है कि सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, तो कुछ लोग बना बनाया बेचते हैं, बट कुछ लोग क्या करते हैं, कहीं से लैपटॉप यानी एलईडी मदरबोर्ड वगैरह, मैम कोई जैसे माउस, कहीं से किसी का कीबोर्ड, पार्ट आया, सीपीयू, कहीं से किसी का पार्ट आया। हाँ, तो उन सारी चीज को कनेक्ट करके एक प्रॉपर प्रोडक्ट बना के बेचना, यानी अलग अलग चीजों से। तो वो जो छोटी छोटी अलग अलग चीजें जिनसे उनका प्रोडक्ट क्रिएट होता है, उसे हम रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल कहते क्या हैं। मार्क है? मैम जैसे कि फॉर एग्जांपल बाइक के कहीं से पार्ट आते, हाँ कहीं से फिर वो एग्जैक्टली, एक बाइक देखो बनाई हर जाती है। चीज, चाहे वो खाने की चीज हो या हमारे यूज के गारमेंट्स वगैरह हो, कहीं ना कहीं बनते ही हैं। आप सभी को पता है, क्योंकि अपने आप तो कोई चीज आ ही नहीं सकती ना। आज अगर मैं, जिससे हम फोन भी कहीं ना कहीं बनता है, लेकिन हम कहाँ, हम वहां नहीं जाते हैं, हम सिर्फ फोन की शॉप पे जाते हैं और फोन लेकर आ जाते हैं। बट जैसे आपको पता है कि हर फोन की एक कंपनी है, तो वहां वो बनता है, क्रिएट होता है, तो वहां पे उसके पार्ट्स, जैसे उसकी स्क्रीन या बैटरी वगैरह, स्पीकर, सब अलग अलग चीजों से मिलकर ही तो एक फोन क्रिएट होता है ना। तो वो रॉ मटेरियल हो गया, और एक वो जो प्रोडक्ट जो क्रिएट हुआ वो हमारा फोन हो गया। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके। मैम जो अभी आपने पढ़ाई है तो समझ आ गया मैम टैली का, और बाकी टैली के जो लाभ हानि के फॉर्मूलाज हैं, ये भी आप कराओगे ना प्रैक्टिकली, इस पे स्क्रीन शेयर करके? हाँ, स्क्रीन शेयर, जैसे मैंने आज आपको स्लाइड शेयर किए, वैसे आगे स्लाइड शेयर होंगी, एक्सरसाइजेस वगैरह होंगी, वो भी मैं आपको शेयर करूंगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं।